क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 3 है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। वो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज विद 2 एग्जांपल्स। हमको क्या डिफरेंशिएट करना है, किसके बीच में? साइंस और सिम्टम्स के बीच में। तो स्टूडेंट सिम्टम्स क्या होते हैं? जो हमारी इंडिकेशंस जो हमको बॉडी देती है कि हम अनवेल हैं, वो जो हम खुद फील कर पाएं, जो हम खुद फील कर पाएं वो सिम्टम्स होते हैं। साइंस वो होते हैं जो आप देख सकें, आपके आसपास के लोग देख सकें या फिर उसको मेजर किया जा सके, जैसे फीवर आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, आपके स्किन में रैश हो जाना, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे साइंस होते हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आपको थकान होना, आपका सर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें जो आप खुद फील कर पा रहे हैं और खुद फील करके बता रहे हैं, उनको हम सिम्टम्स बोलते हैं। सिम्टम्स फेल्ट बाय पेशेंट, जैसे पेन, फटीग, नोजिया। और साइन क्या होता है? ऑब्जर्वेबल हो या फिर मेजरेबल हो। फीवर हो गया, रैश हो गई, स्वेलिंग हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आप फीवर जो है थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, कोई और आपका फीवर जो है मेजर कर सकता है। अगर आपकी कहीं स्वेलिंग आ गई है, कहीं स्किन पे रैश आ रही है, वो सारी चीज़ें जो है और भी लोग, आपके डॉक्टर देख सकते हैं, आपके घर वाले भी उसको देख सकते हैं, तो वो साइन कहलाती है। और जैसे आपको थकान हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पेट में जो है दर्द है, तो ये क्या है? ये सिम्टम्स हैं। ये डिफरेंस होता है साइन और सिम्टम के बीच में। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 मेजर वेज पैथोजन एंटर आवर बॉडी। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स किन 3 तरीकों से हमारी बॉडी में जो है एंटर कर जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई 3 तरीके बताओ जिससे कोई डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है। कैसे? एयर से होती है, एयर ड्रॉपलेट से हो रही थी। हमारा कॉमन जो कोल्ड था, फ्लू था, वो एयर से फैल रहा था। उसके बाद जो है टाइफॉइड जो था वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैल रहा था। फिर मलेरिया जो था वो इंसेक्ट वेक्टर से फैल रहा था, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज को फैला रही थी। तो कैसे 3 तरीके से जो है पैथोजन एंटर करते हैं हमारी बॉडी में? सबसे पहला कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, फिर रेस्पिरेटरी जो है ड्रॉपलेट्स एयर से, किसी को जुकाम हुआ है उसने आपके आगे छींक दिया, उसमें क्या हुआ? उसके जो अंदर पैथोजेंस थे, जो वायरस था, वो कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अब वो ही एयर को आपने क्या करा? ब्रीथ कर लिया, तो वो अब आपके अंदर चला गया। तो इस तरीके से एयर से हो गए। फिर इंसेक्ट के बाइट से, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए, हम उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो मलेरिया का मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है? वो एक वेक्टर है, वो एक कैरियर है जो कि हमारा जो पैथोजन है उसको बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है ह्यूमन की। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो है डिजीज फैलाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ कम्युनिटी। तो वैक्सीनेशन क्यों कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है? स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन जब आप करवाते हैं तो वैक्सीनेशन डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। जिस भी डिजीज़ के अगेंस्ट, जिस भी आपने पैथोजन के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन करवा लिया है, उससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है? इम्यून हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कम्युनिटी के लिए क्यों ज़रूरी है, आपकी पूरी सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर क्या हुआ? सबने जो है मोस्टली लोगों ने, चलो सबने नहीं कहते हैं, मोस्टली लोगों ने क्या करवाया? वैक्सीनेशन करवा लिया किसी डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट क्या हुआ? वैक्सीनेशन हो गया। तो अब वो पैथोजन उस सोसाइटी में प्रिवेल नहीं कर पाएगा, उस सोसाइटी में जो है वो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको जो है डिवाइड होने के लिए जो है कोई होस्ट नहीं मिलेगा, उसको बीमारी फैलाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब वैक्सीनेटेड है। मोस्ट ऑफ देम क्या है? वैक्सीनेटेड है। कुछ
ही लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे पैथोजन का प्रिविलेंस है वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में कम हो जाता है। तो इससे जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं अभी तक वो भी बच जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आ गई बात समझ में कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कि अगर कोई एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं किसी चीज़ से, किसी पैथोजन के अगेंस्ट अगर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो वहाँ पर वो जो पैथोजन है उसकी प्रिवलेंस कम हो जाती है, और इसकी वजह से जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी इम्यून हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी या फिर कम्युनिटी बेस्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरीके से वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करती है, प्रोटेक्ट करती है अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को भी, क्योंकि स्प्रेड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल क्या है, इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ग्लोबली, क्योंकि जब हमारा स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आ गई तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को जो है बहुत सारे लोगों ने यूज़ कर लिया। तो जब मोस्टली लोग वैक्सीनेटेड हो गए तो जो अनवैक्सीनेटेड लोग थे वो भी हर्ड इम्यूनिटी की वजह से बच गए। ओके, आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is antibiotic resistance and why is it dangerous? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो अगर आप जो है प्रॉपर एक जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डोज में, प्रॉपर टाइमिंग पे, और जो है जितना कोर्स है उतना ही कोर्स नहीं ले रहे हैं अगर आप एंटीबायोटिक्स का, अगर आप उसका रफ यूज़ कर रहे हैं तो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसी बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो कि इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाने लगते हैं। मतलब कि अगर आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे भी तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, वो तब भी जो है ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसकी क्या नुकसान है, इसके जो है क्यों ये डेंजरस है, ये डेंजरस इसलिए है कि फिर आप किसी भी बैक्टीरियल डिजीज को कैसे ट्रीट करेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करते हैं। अगर बैक्टीरिया ही जो है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाने लगेगा, वो नहीं मार पाएंगे बैक्टीरिया को, तो फिर आप कोई भी बैक्टीरियल डिजीज कैसे ठीक करेंगे। इसीलिए एंटीबायोटिक्स को हमेशा ही उतना ही डोज लेना चाहिए जितना डॉक्टर ने लिखा है, और हर डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी हमको जो है एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस इज व्हेन बैक्टीरिया अडेप्ट एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब बैक्टीरिया जो है अडेप्ट कर लेता है, वो जो है एंटीबायोटिक्स से जो है अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स ही करना बंद कर देता है, वो मरता ही नहीं है एंटीबायोटिक से। डेंजरस क्योंकि है, इन्फेक्शंस जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे क्योर करना। आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है क्योर नहीं कर पाएंगे, इन्फेक्शन बहुत दिनों तक रहेंगे, और फिर जो है, और साथ ही साथ ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड भी होता है। मैंने बताया था कि आपके जो है एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू जो है पूरी कम्युनिटी में ये जो है बैक्टीरिया फैलता जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रेजिस्टेंट जो स्ट्रेन है, ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो कम्युनिटी में भी स्प्रेड होगा और भी लोग इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है एंटीबायोटिक्स को क्या करना है, बिल्कुल ही रेगुलेटेड डोजेज में लेना चाहिए। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंशन 2 प्रिवेंटिव स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए कोई 2 स्टेप्स बताइए। पहला कि आपको जो है जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो रुका हुआ पानी है, जो कचरा है, ऐसी जगह जहाँ पर मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं वो जगह बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, पानी रुका हुआ कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो जो है रेपेलेंट्स, ये सब यूज़ करने चाहिए, फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए। इस तरीके से जो है आप मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस से बच सकते हैं। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी को मत रहने दीजिए, वहाँ पे रुके हुए पानी में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मच्छर ग्रो करते हैं, और मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट्स, ये सब चीज़ें क्या करनी है, ये सब चीज़ें हमको यूज़ करनी है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विद वन एग्जांपल ईच। हमको क्या करना है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में जो है डिस्टिंग्विश करना है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिजीजेस जिनको पैथोजेन कॉज करते हैं, जिनको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, साथ ही साथ ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपका कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स हैं, टाइफॉइड हैं, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जिनको पैथोजेंस या फिर जर्म्स कॉज नहीं करते हैं, ये लाइफस्टाइल की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से या फिर आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी वजह से स्प्रेड होते हैं। और जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। अब इनका एग्जाम्पल देखें तो आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एज्मा हो गया, आपके हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हार्ट डिजीजेस, ये सारे किस में आते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आते हैं। ठीक है, स्प्रेड करता है कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन टू पर्सन, जैसे कि मीजल्स हो गया, मीजल्स वायरस से होता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो लाइफस्टाइल से लिंक होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करता है, जैसे कि डायबिटीज। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do we say prevention is better than cure? क्यों हम कहते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है। अगर आप कोई डिजीज़ को होने से पहले ही रोक दें तो उसकी कॉस्टिंग बचेगी, उतने दिनों की जो आपकी सफरिंग है वो बचेगी, आपकी हेल्थ जो है अच्छी बनी रहेगी, साथ ही साथ वो जो आपका पूरा वो रहता है कि पता नहीं क्योर हुआ है नहीं हुआ है, वापस से हो जाए, ये सारी चीज़ों से जो है हम बच जाएंगे। इसलिए डिजीज़ होने के बाद सफ़र करके उसको पूरा हम ठीक करने में लगे हुए हैं, उससे बेहतर ये है कि डिजीज़ हो ही ना हमको। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, क्योंकि ये सेव करता है प्रिवेंट करना कि कॉस्ट को, सफरिंग को और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो हमको डर है वो भी नहीं होगा। हम अगर बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स यूज़ ही नहीं करेंगे, बीमार ही नहीं हो रहे हैं, हमको कोई बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ ही नहीं करेंगे, तो हम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योर में नॉट ऑलवेज बी फुल्ली इफेक्टिव और अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है आपको क्योर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आज भी कैसी हैं, अनक्योरेबल हैं, जिनका जो है क्योर अवेलेबल नहीं है। उनको हम जो है सिम्टम्स कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ जो हो सकता है कि कभी कभी कोई डिजीज़ बहुत फेटल हो जाए और जो है वो ठीक नहीं हो पाए, तो हमको क्या करना है, डिजीज़ होने से पहले ही हमको जो है उसको प्रिवेंट करना है, प्रॉपरली वैक्सीनेशन लगवानी है, सारी की जो भी वैक्सीनेशंस जो है हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वो लगवानी है। अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ को अच्छे से जो है बना के रखना है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, डेली रूटीन अच्छी रखनी है, तो हमको क्या होगी, डिजीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why might a healthy looking person still be unwell? हो सकता है एक पर्सन हो जो आपको बाहर से बिल्कुल हेल्दी लग रहा हो, उसको कोई बीमारी नहीं हो, किसी चीज़ की दवाई नहीं ले रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो अनवेल हो। क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि वो मेंटली जो है परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो, या फिर जो है उसको नींद नहीं आती हो, या फिर उसको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन की जो है प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर हैं, मेंटल लेवल पर हैं। हो सकता है वो इंसान फिजिकली बिल्कुल अच्छा हो, लेकिन मेंटली भी अगर अनहेल्दी है तो हम क्या बोलेंगे कि एक हेल्दी लुकिंग पर्सन भी अनहेल्दी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली अनहेल्दी है। ठीक है, हो सकता है हिडन सिम्टम्स हो उनमें, जैसे स्ट्रेस है, हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है डायबिटीज़ का अर्ली एज हो, जो कि दिखते नहीं हैं लेकिन इवेंचुअली हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो अभी जैसे होना शुरू हो रही है, यहाँ पे क्या लिखा है, डायबिटीज़ इन अर्ली स्टेज, अभी जो बस आपका शुगर का लेवल है वो क्या हो रहा है, स्पाइक हो ही रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आपको पता भी नहीं है।
तो अगर बॉडी कोई सिम्टम दे रही है तो हमको बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो चेकअप है वो करवा लेना चाहिए, सो दैट हम उस डिजीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट कर दें। ऑलराइट, तो एक हेल्दी लुकिंग पर्सन के अंदर भी हिडन सिम्टम्स हो सकते हैं, बाहर से हो सकता है अभी वो बीमार ना हो, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे तो वो बीमार हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एंटीबायोटिक्स नॉट यूज्ड फॉर वायरल इन्फेक्शंस। आप एंटीबायोटिक्स को वायरल इन्फेक्शन के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है काम करती हैं। अब जो पार्ट हमारे बैक्टीरियल सेल का हमारे एनिमल सेल से और प्लांट सेल से डिफरेंट होता है, हम उसी को टारगेट करने के लिए बनाते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उस डिफरेंट पार्ट को जो सिर्फ बैक्टीरियल सेल में उनको देखने को मिलता है वो उसको अटैक करते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसलिए अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो वो आप एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरसेस को किल नहीं करते हैं। ठीक है, वो टारगेट करते हैं सिर्फ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को। अब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और वायरल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए वायरसेस जो हैं वो उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है बैक्टीरिया जैसा, इसलिए इनको एंटीबायोटिक्स नहीं खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स कैसे होते हैं, अफेक्टिव नहीं होते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू फूड चेन। कैसे फूड चेन के थ्रू ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो रहा है। तो स्टूडेंट, समझने की क्या बात है कि आपके केटल को कोई बीमारी हुई, आपने उसको क्या दे दिया, आपने उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे दिया या फिर आपने उसको एंटीबायोटिक्स दे दिए। तो उसके पास अगर ये रेजिस्टेंट जो जीन है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया है वो क्या है, वो आपके कैटल जो है उसके अंदर आ गया। अब वो कैटल कुछ भी हो सकता है, आपके जो कैटल्स हैं या फिर आपका कोई पेट है जैसे कि आपकी हैन है, ये सारे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हैं ये ओवर द टाइम अगर इनमें आ गए तो इनसे जो प्रोडक्ट्स हम निकालेंगे, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, उसको कंज्यूम करेंगे, वो क्या होगा, फिर हमारे अंदर आ जाएगा वो बैक्टीरिया। उसके बाद ये बैक्टीरिया एक और तरीके से फैल सकता है। कैसे कि मान लीजिए इनका जो काउडंग वगैरह है उसको हम एज खाद, एज मैन्योर यूज करेंगे अपनी क्रॉप्स में, तो उन क्रॉप्स में भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ जाएगा और वो बैक्टीरिया को फिर हम जो है खाने में, वो जो क्रॉप से हम क्या करेंगे, खाना बनाकर खाएंगे, फिर वहां से भी हमारे अंदर क्या आ जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि हम किस पे डिपेंडेंट है, हम फूड पे, हम जो है इन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, हम जो है क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो इन दोनों ही जगहों पर अगर हमने ओवर यूज किया है, किसका, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज किया है, तो वो क्या होगा, वो जा करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बनाएगा और फिर वो स्प्रेड होके इवेंचुअली हमारे ही अंदर, हमारी ही बॉडी के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा फूड चेन है कि कौन किसको खाता है, हु ईट्स हुम, कैसे हम डिपेंडेंट हैं एनिमल्स पे, प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, उस फूड को इसी तरीके से जो है स्प्रेड हो जाता है उस फूड चेन में। इसी तरीके से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, आपने लाइव स्टॉक में आपने अपने जो एनिमल्स हैं उनमें क्या किया, उनको एंटीबायोटिक्स दिया, उनके अंदर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है आ गया। अब वो जो है उनकी मीट में आ जाएगा, मिल्क में, फिर सॉइल और वाटर में आ जाएगा, कैसे, वो काउडंग वगैरह से, और फिर उनसे हमारे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया कैसे हमारा जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस।
आपके जो स्कूल्स हैं आखिर वो कैसे हेल्प कर सकते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे बेसिक चीज़ जो स्कूल कर सकते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। जो हमारे स्कूल्स हैं वो सबसे पहले अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैसे? हेल्थ कैंपेन्स रन करके। साथ ही साथ अगर आपको क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके जो स्कूल है वहाँ पर हैंड वॉश वगैरह करने की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, हाइजीन का जो एजुकेशन है कि कैसे सैनिटेशन मेंटेन रखना है, कैसे हाइजीन मेंटेन रखनी है, अगर उससे रिलेटेड आपको एजुकेट किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है फिजिकल एक्टिविटी को, और वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी जो है आपके स्कूल में होती हैं। मतलब कि अगर कोई वैक्सीनेशन, कुछ एज ग्रुप के बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन लगवाना है, उसका भी जो है एक कैंपेन स्कूल में चल रहा है, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। आपके यहाँ कभी कभी जो है गेस्ट की तरह कोई डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, वो आपको एजुकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके स्कूल में साफ सफाई भी है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका स्कूल जो है आपको प्रिपेयर कर सकता है, आपको नॉलेज दे सकता है, साथ ही साथ साफ सफाई रख के आपको हर तरीके की डिजीजेस से जो है प्रिवेंट करवा सकता है कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज भी ना हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी ना हो। आप स्कूल में ऑफकोर्स खेलेंगे कूदेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी। तो लाइफस्टाइल के बारे में इंस्ट्रक्शन देना, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखवाना, ये सब चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी प्रिवेंट करेंगी, ठीक है। तो ये स्कूल जो है हमारा ये पार्ट जो है प्ले कर सकता है हमको डिजीजेस से बचाने के लिए। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई आर डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स रेयर टुडे बट डायबिटीज इज इंक्रीजिंग? जो स्मॉल पॉक्स है वो क्यों आज के टाइम में रेयर हो गया है, लेकिन ये जो डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, आपका पोलियो वगैरह हो गया, इसके अगेंस्ट क्या है, वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो ये डिजीज को प्रिवेंट कर देती हैं। लेकिन ये जो है उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या करती हैं, हमारी बॉडी को लड़ने के लिए केपेबल बना लेती हैं, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं। लेकिन अगर बात करें डायबिटीज की, तो ये किसी पैथोजन से तो होती नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये लाइफस्टाइल आपका कैसा है उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो डायबिटीज है, ये अगर आप जो है बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, बहुत ही बेसिक जो है आपका डेली रूटीन है कि बस एक जगह पड़े हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बाहर का खाना खा रहे हैं, प्रोसेस जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे ओबेसिटी बढ़ेगी। आपका जो है, आपको अगर हो सकता है लोग बुली करने लगे तो फिर आप बाहर जाने से और कतराएंगे, स्ट्रेस होगा, मेंटल लेवल के डिसऑर्डर्स आने लगेंगे। ये सारी चीज़ों से क्या होते हैं, हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो फैलती हैं। और ये सब चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। लोग क्या करते हैं, उनका स्लीप स्केड्यूल अच्छा नहीं होता, बहुत लेट तक जो है रात को जागते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते रहते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल हैम्पर हो रही है। इसीलिए ये सब चीज़ें, ये जो बीमारियां हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स को हमने वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर लिया है, इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज जो थी उसको हमने प्रिवेंट कर दिया है। लेकिन डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, लोग फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, खाना अच्छा नहीं खाते हैं, तो इसको तो हम वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, इसको तो आपको खुद ही प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैथोजन से तो हो नहीं रही है। तो इसमें आप, मैं, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती है। इसमें जो इंसान है, सबको अपना अपना जो हेल्थ है उसका ख्याल खुद रखना पड़ेगा। खुद जो है अपने फिक्स रूटीन में, हेल्दी रूटीन में रहिए, अच्छा खाइए, हेल्दी एक्टिविटीज करिए, अपने आप को जो है पॉजिटिव रखिए, उससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स कैन अ फैमिली टेक इफ वन मेंबर हैज इन्फ्लुएंजा? क्या मेजर्स, क्या प्रिवेंशंस जो है फैमिली एक ले सकती है, अडेप्ट कर सकती है, अगर एक पर्सन को उनकी फैमिली में इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा कैसी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा किससे होती है, वायरस से होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। और ये कैसे स्प्रेड होती है, ये एयर से स्प्रेड होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उस पर्सन का कोई भी जो सामान है वो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी
चीज़ें उससे शेयर नहीं करनी है। दोनों ही लोगों को क्या करना है, मास्क लगा कर रखना है, साथ ही साथ जो है सफाई मेंटेन करके रखनी है। और अगर ये एयर से फैल रहा है तो उसको जो स्नीज, अगर वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसको ऐसे ओपन में नहीं करना है, उसको हमेशा ही हैंकरचिफ जो है वो लेकर ही स्नीजिंग वगैरह करनी है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स ये सारे अडेप्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, पेशेंट को सबसे पहले आइसोलेट करना है और उसको कॉफ एटिकेट, वो ही कि आपको खांसी कैसे आनी है, आपको हैंकी लेनी है और उसमें जो है आपको स्नीजिंग या कॉफिंग करनी है। आपको हाथ अपने हमेशा साफ रखने हैं, रूम्स को है वेंटिलेटेड रखना है ताकि एक ही जगह पे जो आपका वायरस है वो नहीं रहे, वेंटिलेशन है ताकि वो वायरस जो है वो बाहर निकल सके। और अपने जो बर्तन वगैरह हैं जिसमें जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है वो खाना खा रहा है, उसको सेपरेट रखना है, अलग रखना है, कोई भी उसकी यूज की हुई चीज को यूज नहीं करना है। ऑलराइट, इस तरीके से इन्फ्लुएंजा को जो है हम बाकी फैमिली मेंबर्स में स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। ठीक है, Why is it important to balance physical, mental and social health together? क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को बैलेंस रखें? तो WHO भी क्या कहता है कि अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी हैं तभी आप एक हेल्दी इंसान कहलाते हैं। कोई भी इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी हेल्थ आपकी जो है अच्छी नहीं है तो इवेंचुअली वो आपकी बाकी हेल्थ को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। इसलिए अगर तीनों का बैलेंस है तभी आप जो है अच्छे, हेल्दी, प्रोडक्टिव लाइफ को जो है जी सकते हैं। ठीक है, तो बाय नेग्लेक्टिंग वन इफेक्ट्स अदर, जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस है वो मेंटल लेवल का है तो आपको स्लीप लॉस होने लगेगा जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को जो है डिस्टर्ब करेगा। और फिर आपको, आपकी अगर फिजिकल हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो रही है, आपको स्ट्रेस बहुत है, तो आप सोशली भी खुद को क्या करने लगेंगे, आइसोलेट करने लगेंगे। तो कोई भी एक अगर इनमें से डिस्टर्ब होता है तो वो बाकी दोनों को भी क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो ट्रू हेल्थ जो है क्या करती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है कि तीनों ही चीजें जो हैं वो बैलेंस्ड रहें। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्लूड व्हाई हेल्थ इज द अल्टीमेट ट्रेजर एज पर द चैप्टर। इस जो चैप्टर है उसमें आखिर क्यों कहा गया है कि जो हेल्थ है वो अल्टीमेट ट्रेजर होता है। अगर आप हेल्दी हैं तो क्या होगा, तो आपका जो लर्निंग है वो अच्छी होगी, लाइफ प्रोडक्टिव होगी, आप फिजिकली जो है फिट रहेंगे। अगर आप फिजिकली फिट हैं और साथ ही साथ आपका माइंड जो है वो साउंड है तो आप सोशली भी, आपके रिलेशनशिप सबसे अच्छे रहेंगे। तो फिजिकली, मेंटली, सोशली सारी जो तीनों हेल्थ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। और अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप सही मायने में हेल्दी हैं तो क्या होगा, तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ जो है जी पाएंगे। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो आप अच्छे से पॉलिश करके और बहुत ही अच्छे जो है प्रोग्रेसिव पाथ पे इजीली आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी जो है, अच्छा प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, प्रॉब्लम्स तो नॉर्मल है, लाइफ में आती ही हैं। कोई भी स्ट्रेस वगैरह आएगा तो आप उसको ईजिली जो है टैकल कर पाएंगे, उससे परेशान होके जो है आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आप बिल्कुल जो है प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हेल्थ जो है अल्टीमेट ट्रेजर क्यों है, क्योंकि ये गुड हेल्थ जो है वो सपोर्ट करती है लर्निंग को, वर्क को, हैप्पीनेस को, रिलेशनशिप्स को। आपकी जो लर्निंग है, आपका जो काम है, आपका जो मेंटली कि आप हेल्दी हैं, खुश हैं, साउंड जो है दिमाग आपका, और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब गुड हेल्थ जो है उसको सपोर्ट करती है, इन सब चीज़ों को और अच्छा बनाती है। इसके बिना जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है वो क्या होगी, गिरेगी। आप अगर हेल्दी नहीं है तो आपकी जो क्वालिटी लाइफ जो है वो क्या होगी, वो अच्छी नहीं रहेगी। इवन विद वेल्थ, आपके पास कितने भी पैसे हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपका वो जो वेल्थ वाला ट्रेजर है वो किसी काम का नहीं है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है अच्छी तो। ठीक है, हेंस हेल्थ, प्रोटेक्टिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। हेंस क्या है, जो हमको हेल्थ जो हमारा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको अच्छा बना के रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना ही क्या है, सबसे बड़ा ट्रेजर होता है। आपके पास कितने भी ज़्यादा पैसे हो, कितना भी खजाना हो, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो वो ट्रेजर किसी काम का नहीं है, अगर आपके पास ये हेल्थ वाला ट्रेजर नहीं है तो। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हमको क्या करना है, अपनी हेल्थ का जो है ख्याल रखना है,
सो दैट हम अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रख सकें। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स कर लिए हैं, साथ ही साथ हमने जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।